उस रात आगरा के किले में स्थित जनाना ड्योढ़ी शाही हरम में एक चांदनी भी सहमी हुई सी लग रही थी। महारानी जोधाबाई अपने भव्य कक्ष में बेचैनी से टहल रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की ऐसी लकीरें थी जो सल्तनत की सबसे बड़ी लड़ाई के वक्त भी बादशाह अकबर के चेहरे पर नहीं देखी गई थी। कारण था उनका सबसे प्रिय, सबसे बेशकीमती हार नूर-ए-जहां। ये कोई आम हार नहीं था। इसे हिंदुस्तान के 9 सबसे कीमती जवाहरातों को पिरोकर बनाया गया था। इसके ठीक बीच में कश्मीर की खान से निकला एक दुर्लभ नीलम जड़ा था, जिसका नाम अब्र नीलम, नीला बादल था। कहते थे कि जब महारानी उसे पहनती थी तो उनकी खूबसूरती में 4 चांद नहीं बल्कि 14 चांद लग जाते थे। और आज वही अब्र नीलम अपनी जगह से गायब था। हार अपनी मखमली डिबिया में रखा था, पर उसका दिल, उसका केंद्र खाली था। ये एक ऐसी चोरी थी जो असंभव थी। हरम की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यहां तक कि खुद बादशाह अकबर को भी बिना सूचना के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने आधी रात को ही हरम के बाहर अपना दरबार लगा लिया। ये कैसे हुआ? वो ऐसे गरजे कि पास खड़े पहरेदारों की तलवारें भी म्यान में खनक उठीं। क्या हमारी सल्तनत इतनी कमजोर हो गई है कि अब चोर महारानी के कक्ष तक पहुंचने लगे हैं? अगर कल को कोई हमारी मूंछ का बाल चुरा ले जाए तो? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। महारानी की 3 सबसे खास दासियां, बूढ़ी और तजुर्बेकार लाजवंती, चंचल और युवा नाजो, और हरम का मुख्य ख्वाजासरा, हिजड़ा, पहरेदार फखरुद्दीन सिर झुकाए खड़े थे। यही 3 लोग थे जिन्हें महारानी के कक्ष में आने जाने की पूरी इजाजत थी। शक की सुई इन्हीं तीनों पर थी। तभी महारानी जोधाबाई, जो अब तक चुप थी, कांपती हुई आवाज में बोली, आलम पनाह, चोरी से भी ज्यादा एक और हैरतंगेज बात हुई है। अब इससे हैरतंगेज और क्या हो सकता है? अकबर ने चिढ़कर कहा। महारानी ने अपनी एक दासी को इशारा किया। वो हार वाली डिबिया लेकर आगे आई। जब मैंने ये खाली हार देखा और दुख में इसे अपने हाथ में उठाया, महारानी ने कहा, तो इसमें से एक आवाज आई। आवाज? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। जी हां, महारानी ने कहा, एक बहुत ही महीन, फुसफुसाती हुई आवाज। और वो आवाज कह रही थी, चोर वही है। ये सुनते ही पूरे माहौल में एक अजीब सा डर और सन्नाटा फैल गया। एक बेजान हार बोल रहा है और चोर की मौजूदगी का इशारा कर रहा है। मुल्ला 2 प्याजा, जो हमेशा की तरह अपनी अहमियत दिखाने के लिए आगे आ गए, बोले, जहां अपना, ये जरूर किसी जिन्न का काम है। उस नीलम में कोई जिन्न कैद होगा जो अब आजाद होकर हार के जरिए बात कर रहा है। हमें फौरन शाही तांत्रिक को बुलाना चाहिए। अकबर ने गुस्से से मुल्ला को घूरा। चुप रहो, अपनी बेवकूफी की नुमाइश बंद करो। उन्होंने खुद उस हार को उठाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने हार को छुआ, सच में एक बहुत ही धीमी, सरसराती हुई आवाज आई, चोर वही है। अब तो अकबर के भी होश उड़ गए। ये कोई वहम नहीं था, आवाज असली थी। बीरबल, अकबर चिल्लाए, कहाँ हो तुम? जब भी सल्तनत पर कोई बेवकूफी भरी मुसीबत आती है, तुम कहाँ गायब हो जाते हो? बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे, आगे आए। उन्होंने अदब से झुककर कहा, मैं यही हूं, जहां पनाह। और मुसीबत बेवकूफी भरी नहीं, बल्कि बहुत ही शातिर है। बीरबल ने हार को अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसे कान के पास लगाया। हां, आवाज आ रही थी। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती थी, फिर भी शब्द साफ थे। बीरबल, क्या कहते हो तुम? अकबर ने बेचैनी से पूछा। क्या ये कोई जादू है, कोई दैवीय चमत्कार? बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जहां पनाह, दुनिया में चमत्कार होते हैं, पर वे बावर्ची खाने में नहीं होते जहां खाना खुद ब खुद पक जाए, और न ही खजाने में
जहां सोना अपने आप दोगुना हो जाए। हर रहस्य के पीछे एक तर्क होता है। मुझे इस बोलते हुए गहने का राज जानने के लिए और इसके चोर को पकड़ने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी और इस तरह बीरबल के हाथ में सल्तनत की सबसे अजीब और उलझी हुई गुत्थी आ गई थी, जहां एक गहना खुद गवाह था, पर उसकी गवाही किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन बीरबल ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने किसी तांत्रिक या ज्योतिषी को नहीं, बल्कि महारानी के कक्ष को अपनी जांच का केंद्र बनाया। वो जानते थे कि चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि इन्हीं 3 संदिग्धों में से एक है। पहला संदिग्ध लाजवंती। वो 50 साल से ज्यादा की थी और महारानी की मां के जमाने से महल में थी। वो महारानी के हर राज की साथी थी। बीरबल ने उसे बुलाया। लाजवंती, बीरबल ने नरमी से पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? लाजवंती की आंखों में गुस्सा था। शक? मुझ पर शक किया जा रहा है, वजीर आजम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस महल की सेवा में गुजार दी। ये नाजो, ये कल की आई छोकरी, इसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगते। हमेशा नई नई चीजों की लालच में रहती है। दूसरा संदिग्ध नाजो। वो 20-21 साल की खूबसूरत और चुलबुली लड़की थी। उसे हाल ही में महारानी की खास खिदमत में रखा गया था। जब बीरबल ने उससे पूछताछ की तो वो डर के मारे रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, मैं तो महारानी को अपनी मां की तरह मानती हूं। ये ख्वाजा फखरुद्दीन है ना, ये बहुत चुप चुप रहता है। कौन जाने इसके दिल में क्या चोर छिपा हो। मैंने सुना है कि उस पर बाहर के किसी व्यापारी का बहुत कर्ज है। तीसरा संदिग्ध फखरुद्दीन। वो हरम का मुख्य पहरेदार था। लंबा, तगड़ा और हमेशा खामोश रहने वाला। उसकी नजरों में कोई भाव पढ़ना नामुमकिन था। बीरबल ने उससे भी वही सवाल किया। फखरुद्दीन ने बस इतना कहा, मेरी जिम्मेदारी महारानी की सुरक्षा है। मैं नाकाम रहा। सजा जो भी मिले मंजूर है। उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, जिससे वो और भी ज्यादा संदिग्ध लग रहा था। तीनों के पास चोरी का कोई न कोई मकसद हो सकता था। लाजवंती को शायद लगता हो कि बुढ़ापे में उसकी अहमियत कम हो रही है। नाजों को पैसों का लालच हो सकता था और फखरुद्दीन कर्ज में डूबा हो सकता था। बीरबल ने महारानी के पूरे कक्ष का चप्पा चप्पा छान मारा। वो उस मखमली डिबिया को बार बार देखते, उस हार को कान से लगाते। आवाज अब भी आ रही थी, चोर वही है। बीरबल को पता था कि ये आवाज ही इस राज की कुंजी है, पर ये आवाज कहां से रही है? उन्होंने हार के हर मोती, हर जोड़ को ध्यान से देखा। उसमें कोई मशीन या पुर्जा लगने की कोई जगह ही नहीं थी। तभी उनकी नजर कक्ष के एक कोने में रखे एक खूबसूरत नक्काशीदार पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे में एक पहाड़ी मैना थी, जो महारानी की पालतू थी और उसका नाम रानी था। महारानी अक्सर उससे बातें करती थी। बीरबल जब पिंजरे के पास गए तो मैना ने अपनी मीठी आवाज में कहा, आओ बैठो। बीरबल मुस्कुराए। मैना इंसानी आवाज की नकल करने में माहिर होती है। एक विचार बिजली की तरह उनके दिमाग में कौंधा। क्या हो सकता है? वो कई मिनटों तक उस पिंजरे और हार की डिबिया की दूरी को नापते रहे। अब उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, जो इशारा कर रही थी कि पहेली का हल मिल चुका है। अब बस चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना बाकी था। तीसरे दिन बीरबल ने बादशाह से कहा कि चोर का पता चल गया है और आज शाम दरबार में उसका पर्दाफाश होगा। शाम को दरबार खचाखच भरा हुआ था। बीच में एक मेज पर वो हार रखा था। तीनों संदिग्ध लाजवंती, नाजों और फखरुद्दीन कटघरे में खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हार बोलता है। आज ये सिर्फ बोलेगा नहीं, बल्कि जब असली चोर इसे छुएगा तो ये चीखेगा। दरबार में सनसनी फैल गई। चीखेगा? अकबर ने हैरानी से पूछा। जी हां,
बीरबल ने कहा, मैंने शाही हकीमों और विद्वानों की मदद से इस हार में एक ऐसा रसायन लगवाया है जो इंसानी पसीने में मौजूद चोरी के डर वाले तत्व के संपर्क में आते ही एक तेज आवाज पैदा करता है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सुनकर तीनों संदिग्धों के चेहरे का रंग और भी फीका पड़ गया। सबसे पहले बीरबल ने कहा, लाजवंती जी, आप आगे आए और इस हार को उठाएं। लाजवंती के हाथ कांप रहे थे, पर उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो आगे बढ़ी और उसने झटके से हार उठा लिया। सबने अपनी सांसें रोक ली। हार से वही धीमी आवाज आई, चोर। वही है, पर वो चीखा नहीं। ठीक है, बीरबल ने कहा, अब आप जाइए। फखरुद्दीन, अब तुम्हारी बारी। फखरुद्दीन पत्थर का चेहरा लिए आगे बढ़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हार को उठा लिया। फिर से वही हुआ, धीमी आवाज, पर कोई चीख नहीं। अब सबकी नजरें नाजों पर थी, जो आंसू बहा रही थी और कांप रही थी। नाजो, अब तुम आओ, बीरबल ने नरमी से कहा। नाजो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो मेज के पास पहुंची, वो जोर से चीख पड़ी और बादशाह के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, जहांपनाह। मैंने ही नीलम चुराया है, पर मैंने उसे कहीं बेचा नहीं है। वो मेरे पास है। बस इस हार को मुझसे दूर रखिए। मैं इसकी चीख नहीं सुन पाऊंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। चोर ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सिपाहियों ने नाजों को पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर नीलम उसके संदूक से बरामद कर लिया गया। दरबार में हर कोई बीरबल की जय जयकार कर रहा था। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, ये चोरी के डर वाले रसायन का विचार तो अद्भुत था। तुमने विज्ञान और मनोविज्ञान का कैसा अनोखा मेल किया है। बीरबल मुस्कुराए, गुस्ताखी माफ, जहांपनाह, पर सच्चाई यह है कि ऐसा कोई रसायन मैंने बनवाया ही नहीं। क्या? अकबर और पूरा दरबार हैरान रह गया। तो फिर नाजो ने डरकर अपना गुनाह क्यों कबूल कर लिया? उसने मेरे बनाए डर से नहीं, बल्कि अपने मन में बैठे डर की वजह से गुनाह कबूला, बीरबल ने समझाया। लेकिन इस पहेली का असली राज तो यह है कि यह हार कभी बोला ही नहीं। अब तो दरबार में जैसे भूकंप आ गया। अगर हार नहीं बोला तो वो आवाज क्या थी जो हम सबने सुनी? अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही महारानी के कक्ष से मैना, रानी का पिंजरा उठाकर ले आया। बीरबल ने पिंजरे को उस मेज पर रख दिया जहां हार रखा था। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी व्याख्या शुरू की। ये आवाज इस हार से नहीं, बल्कि इस मैना के मुंह से आ रही थी। उन्होंने समझाया, मैना इंसानी बोली की बहुत अच्छी नकल करती है। वो उन शब्दों को रट लेती है जो वो बार बार सुनती है, खासकर अगर वे किसी ऊंची या घबराई हुई आवाज में बोले गए हों। जब नाजो ने नीलम चुराया तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चोरी करते वक्त इंसान अक्सर खुद को दिलासा देने के लिए या अपने डर को कम करने के लिए कुछ न कुछ बुदबुदाता है। नाजो भी बार बार खुद से यही कह रही होगी, कोई नहीं देख रहा, हिम्मत रख नाजो, चोर वही है जो पकड़ा जाए। हाँ, चोर वही है जो पकड़ा जाए। हार की डिबिया और मैना का पिंजरा बिल्कुल पास पास रखे थे। मैना ने नाजों की घबराई हुई आवाज में इस जुमले को बार बार सुना और इसके आखिरी हिस्से चोर वही है को रट लिया। जब भी कोई हार की डिबिया के पास जाता या उसे छूता तो मैना को वही चोरी वाला पल याद आ जाता और वो डरकर या बेचैन होकर वही रटाटाया जुमला दोहरा देती, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर से बहुत धीमी आवाज में बोलती थी। हम सबको लगा कि आवाज हार के अंदर से आ रही है। ये सुनकर पूरा दरबार अवाक रह गया। इतना सरल सा तर्क, पर किसी का भी ध्यान वहां तक नहीं गया। और तुम्हारा वह चीखने वाला रसायन? अकबर ने हंसते हुए पूछा। वो तो बस चोर के दिल में बैठे डर को बाहर निकालने के लिए
एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, लाजवंती और फखरुद्दीन बेगुनाह थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि हार नहीं चीखेगा। पर नाजो चोर थी, उसे मेरे झूठ पर यकीन हो गया और उसका डर उस पर हावी हो गया। बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 सोने की मोहरें इनाम में दी। नाजों को उसकी गलती के लिए सजा मिली, पर उसकी कम उम्र देखकर उसे माफ भी कर दिया गया और वो मैना, रानी, रातों रात पूरे आगरा में मशहूर हो गई। लोग उसे गवाही देने वाली मैना के नाम से जानने लगे और यह किस्सा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने अपनी अक्ल से न सिर्फ एक चोर को पकड़ा, बल्कि एक बेजान गहने को बोलने पर भी मजबूर कर दिया था। उस दिन आगरा के दरबार में माहौल कुछ ज्यादा ही गंभीर था। बंगाल से आए सूबेदार सल्तनत के राजस्व के बारे में कुछ ऐसे उबाऊ आंकड़े पेश कर रहे थे कि बादशाह अकबर को भी जम्हाई आने लगी थी। दरबारी ऊँग रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वक्त भी कछुए की चाल से चल रहा हो। तभी इस बोझल शांति को चीरता हुआ दरबार में दाखिल हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर सबकी नींद उड़ गई। वो कोई और नहीं बल्कि मुल्ला दो प्याजा थे, जो अभी अभी अपनी वार्षिक छुट्टी बिताकर अपने गांव से लौटे थे। लेकिन उनकी हालत बड़ी अजीब थी। उन्होंने अपनी शेरवानी आगे की बजाय पीछे की तरफ पहन रखी थी। पगड़ी का लंबा सिरा पीछे की जगह आगे लटक रहा था और वो चल भी अजीब तरह से रहे थे। चेहरा सिंहासन की तरफ था, पर उनके पैर पीछे की ओर चल रहे थे, जैसे कोई केकड़ा चल रहा हो। अरे अरे मुल्ला, ये क्या हाल बना रखा है और तुम ये चल कैसे रहे हो? अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा। मुल्ला, जो अभी भी पीछे की ओर चल रहे थे, सिंहासन के पास आकर बड़ी मुश्किल से रुके और हाफते हुए बोले, आदत। जहांपनाह, बस आदत पड़ गई है। क्या करूं? 1 महीना अपने गांव में जो बिता कर आया हूं। तुम्हारे गांव में? ऐसा क्या है तुम्हारे गांव में जो इंसान केकड़ा बन जाए? अकबर ने हैरानी से पूछा। इस पर मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, अपना चेहरा गंभीर बनाया और वो वाक्य कहा जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। जहांपनाह, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे गांव में सब लोग उल्टा चलते हैं। ये सुनते ही दरबार में पहले तो एक गहरा सन्नाटा छा गया और फिर ठहाकों का एक ऐसा बवंडर उठा कि दरबार की छत भी हिल गई। हा हा हा, उल्टा चलते हैं? वित्त मंत्री टोडरमल ने हंसते हुए कहा, तो क्या वहां बच्चे पैदा भी उल्टे ही होते हैं? एक और दरबारी ने चुटकी ली, तो क्या वहां घोड़े भी अपनी पूंछ की तरफ देखकर दौड़ते हैं? लेकिन मुल्ला अपनी बात पर अड़े हुए थे। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर यह सच है। मेरे गांव का नाम ही उल्टापुर है। वहां औरतें पीछे की ओर चलकर कुएं से पानी भरती है, बच्चे पीछे की ओर दौड़कर पतंग उड़ाते हैं और किसान पीछे की ओर चलकर खेत जोतते हैं। मैं तो 1 महीना रहकर आया हूं, इसलिए मेरी भी आदत खराब हो गई है। मुल्ला का आत्मविश्वास और उनकी अजीबोगरीब चाल देखकर कुछ दरबारियों की हंसी रुक गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव है जहां भौतिकी के नियम उल्टे काम करते हैं? अकबर की दिलचस्पी अब चरम पर थी। उन्होंने अपनी बगल में शांत खड़े बीरबल की ओर देखा। बीरबल के होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी, जैसे वो इस कहानी का मजा ले रहे हों। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या मुल्ला सच बोल रहे हैं या गांव से लौटते वक्त इनके दिमाग का कोई पेंच ढीला हो गया है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, मुल्ला जी जो कह रहे हैं वो अविश्वसनीय जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। हो सकता है उनके गांव में कोई ऐसी प्रथा हो या कोई ऐसी भौगोलिक विशेषता हो जिसके बारे में हम नहीं जानते। मुल्ला को बीरबल से समर्थन पाकर और बल मिला। हाँ हाँ, बीरबल सही कह रहे हैं। आप लोग मेरे गांव चलकर खुद देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर ने एक पल सोचा। सल्तनत के कामकाज से वो वैसे भी ऊब चुके थे और ये मामला उनकी कल्पना को गुदगुदा रहा था। ठीक है, अकबर ने ऐलान किया,
हम तुम्हारी बात का यकीन करेंगे। कल सुबह हम बीरबल और कुछ खास दरबारी तुम्हारे गांव उल्टापुर की यात्रा पर चलेंगे। हम खुद देखेंगे कि तुम्हारे गांव के लोग सीधे चलते हैं या उल्टे। उन्होंने मुल्ला की ओर अपनी उंगली उठाते हुए कहा। लेकिन मुल्ला, याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें सजा के तौर पर पूरे 1 साल तक दरबार में उल्टा ही चलना पड़ेगा और तुम्हारी तनख्वाह भी आधी कर दी जाएगी। ये सुनकर मुल्ला का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा, पर वो अपनी बात पर अड़े रहे। मंजूर है जहां पनाह, आप बस चलने की तैयारी कीजिए। और इस तरह सल्तनत मुगलिया का सबसे बड़ा कारवा एक ऐसे रहस्यमयी गांव की खोज में निकलने वाला था जहां के लोग कथित तौर पर आगे नहीं बल्कि पीछे चलते थे। सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर था। क्या मुल्ला सच बोल रहे थे या ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी शेखी थी? अगली सुबह शाही कारवा आगरा से रवाना हुआ। मुल्ला 2 प्याजा एक सजेधजे घोड़े पर सवार होकर सबको रास्ता दिखा रहे थे। सफर के दौरान भी उनकी हरकतें अजीब थी। वो घोड़े पर भी उल्टे बैठे थे। चेहरा घोड़े की पूंछ की तरफ था और लगाम उन्होंने पीछे से पकड़ रखी थी। इसे देखकर दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। अरे मुल्ला, अकबर ने मजाक किया, कम से कम घोड़े को तो सीधा चलने दो। बेचारा भ्रमित हो रहा है कि उसे जाना कहाँ है। मुल्ला ने जवाब दिया, जहां पनाह, ये मेरे गांव के रिवाजों का सम्मान है और घोड़ा भी उल्टापुर का ही है। इसे आदत है। 2 दिन के सफर के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां जमीन पथरीली और थोड़ी ढलान वाली थी। बस जहां पनाह, आगे जो टीला दिख रहा है उसके पार ही मेरा गांव है, मुल्ला ने उत्साह से कहा। सब लोग उत्सुकता से उस टीले की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने टीला पार किया, सामने एक छोटा सा खूबसूरत गांव नजर आया। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे और बीच में एक नदी बह रही थी। पहली नजर में वह किसी भी आम भारतीय गांव जैसा ही लग रहा था। कहाँ हैं उल्टे चलने वाले लोग, मुल्ला? अकबर ने अपनी दूरबीन आंखों पर लगाते हुए पूछा। मुझे तो सब सीधे ही दिख रहे हैं, मुल्ला ने घबराकर कहा। अरे जहां पनाह, अभी सुबह का वक्त है ना, लोग शायद अभी घरों से निकले नहीं हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए। कारवा गांव के मुख्य द्वार पर जाकर रुका। गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वे सब बिल्कुल सामान्य तरीके से सीधा ही चलकर आए और बादशाह को झुककर प्रणाम किया। अब अकबर का माथा ठनका। उन्होंने गुस्से से मुल्ला को घूरा। मुल्ला, ये क्या मजाक है? ये सब तो हमारी और तुम्हारी तरह ही चल रहे हैं। मुल्ला का चेहरा अब तक सफेद पड़ चुका था। वो हकलाते हुए बोले, हुजूर, ये तो आपका सम्मान करने के लिए सीधा चल रहे हैं। गांव के अंदर चलिए, वहां सब उल्टे ही मिलेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह को आंखों ही आंखों में धैर्य रखने का इशारा किया। बादशाह और उनके दरबारी गांव के अंदर घूमने लगे। उन्होंने एक औरत को कुएं से पानी भरकर लाते देखा। वो सीधी चल रही थी। उन्होंने बच्चों को गलियों में खेलते देखा। वे भी सीधे ही दौड़ रहे थे। उन्होंने एक किसान को अपने बैल लेकर खेत की ओर जाते देखा। वो भी सीधा ही चल रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि मुल्ला ने सफेद झूठ बोला था। अकबर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, मुल्ला 2 प्याजा, तुमने न सिर्फ दरबार का बल्कि खुद बादशाह हिंद का वक्त बर्बाद किया है। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी सजा अब सिर्फ उल्टा चलना नहीं, बल्कि तुम्हें इसी गांव के मुखिया के गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे आगरा में घुमाया जाएगा। मुल्ला डर के मारे कांपने लगे और बादशाह के पैरों में गिर पड़े। नहीं जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ नहीं बोला। मेरे गांव में सच में सब उल्टा चलते हैं। पता नहीं आज इन सबको क्या हो गया है। शायद इन्होंने आपको देखकर डर के मारे सीधा चलना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि बादशाह
कोई और हुक्म देते बीरबल आगे आए। एक पल रुकिए जहां पनाह, बीरबल ने शांति से कहा। सजा देने से पहले क्या हम मुल्ला जी की बात को पूरी तरह से परख न ले? मुल्ला जी झूठ नहीं बोल रहे हैं क्या? अकबर और बाकी सब दरबारी चौंक गए। क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? क्या तुम्हें भी ये लोग उल्टे चलते दिख रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहां पनाह, ये लोग चल तो सीधा ही रहे हैं, पर मुल्ला जी ने जो कहा वो उनके नजरिए से बिल्कुल सच है। इस पहेली का राज इनके चलने में नहीं, बल्कि इस गांव की बनावट में छिपा है। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। गांव की बनावट? इसका क्या मतलब हो सकता है? बीरबल ने मुल्ला को उठाया और कहा, मुल्ला जी, आप परेशान न हो। आप बस जहांपनाह को उस रास्ते पर ले चलिए जिस रास्ते से आप बचपन में नदी तक जाया करते थे। मुल्ला, जो अभी भी डरे हुए थे, उन्हें एक संकरी और ढलान वाली गली की ओर ले गए। गली के दोनों तरफ घर बने हुए थे। जैसे ही सब लोग उस गली में दाखिल हुए, उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ। जमीन का ढलान काफी ज्यादा था और नीचे की ओर चलने में थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। बस यही है वो गली, मुल्ला ने कहा। ठीक है, बीरबल ने कहा। अब जहांपनाह और सभी दरबारी, आप सब यही रुकिए। मैं और मुल्ला जी इस गली के अंत तक जाकर वापस आते हैं। बीरबल और मुल्ला उस ढलान वाली गली में नीचे की ओर चलने लगे। जब वे गली के अंत तक पहुंच गए तो बीरबल ने मुल्ला से कहा, अब मुल्ला जी, हमें वापस ऊपर की ओर जाना है, लेकिन इस बार आप आगे चलिए और मैं आपके पीछे आता हूं। जैसे ही मुल्ला ने उस खड़ी ढलान पर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया, एक अजीब चीज हुई। चढ़ाई इतनी ज्यादा थी कि सीधा चढ़ने में बहुत जोर पड़ रहा था और संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। कुछ कदम चढ़ने के बाद मुल्ला स्वाभाविक रूप से थोड़ा तिरछा हो गए और फिर अपने शरीर को संतुलित करने के लिए वो अपने पैर सीधे आगे रखने की बजाय थोड़ा पीछे की ओर करके चढ़ने लगे, यानी वो उल्टा चलने लगे। चेहरा ऊपर की ओर था, पर कदम पीछे की ओर पड़ रहे थे। बीरबल उनके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए आ रहे थे। जब वे दोनों वापस बादशाह के पास पहुंचे तो अकबर और बाकी सब लोग ये देखकर हैरान थे कि मुल्ला सच में उल्टा चल रहे थे। ये क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अब रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू किया। जहांपनाह, जैसा कि मैंने कहा था, इस गांव के लोग उल्टे नहीं हैं। इस गांव की बनावट उल्टी है। ये गांव एक खड़ी ढलान पर बसा हुआ है। यहां की ज्यादातर गलियां या तो सीधी नीचे की ओर जाती है या सीधी ऊपर की ओर आती है। उन्होंने समझाया, जब यहां के लोग ढलान से नीचे उतरते हैं तब तो वे सीधा ही चलते हैं, जैसा कि हमने उन्हें आते हुए देखा। लेकिन जब उन्हें इस खड़ी चढ़ाई पर वापस ऊपर चढ़ना होता है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण सीधा चढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और संतुलन बिगड़ता है। इसलिए यहां के लोगों ने सदियों से एक आसान तरीका निकाल लिया है। वे चढ़ाई पर उल्टा चलते हैं। इससे शरीर का वजन बेहतर तरीके से संतुलित होता है और चढ़ने में आसानी होती है। मुल्ला जी बचपन से इसी माहौल में पले बढ़े हैं। उनके लिए चढ़ाई का मतलब ही उल्टा चलना है। जब उन्होंने दरबार में कहा कि मेरे गांव में सब लोग उल्टा चलते हैं, तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे। वो बस अपने अनुभव और अपने नजरिए की बात कर रहे थे। उन्होंने शायद कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि वे ऐसा सिर्फ चढ़ाई पर ही करते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए बीरबल ने गांव के मुखिया को बुलाया और उनसे पूछा, मुखिया जी, क्या ये सच है कि आप लोग चढ़ाई पर उल्टा चलते हैं? मुखिया जी हंसे। जी हुजूर, ये तो हमारे लिए सांस लेने जैसा ही है। हमने कभी इसे उल्टा चलना नहीं कहा। ये तो बस चढ़ाई चढ़ना है। आपका ये मुल्ला जब शहर से लौटा है तो लगता है ज्यादा ही पढ़ लिख गया है। ये सुनकर पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सीधी सादी बात एक इतनी बड़ी पहेली बन सकती थी। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा अब शर्मिंदगी
और राहत के मिले जुले भावों से लाल था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी अनोखी बात वास्तव में कितनी सामान्य थी। अकबर ने हंसते हंसते अपनी तलवार म्यान में रखी। मुल्ला, तुम सच में एक नायाब नमूने हो। तुमने एक साधारण सी चढ़ाई को एक रहस्यमयी पहेली बना दिया। तुम्हारी सजा माफ की जाती है। फिर उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। और तुम बीरबल, तुम सच में जौहरी हो। तुम पत्थर में भी हीरा ढूंढ लेते हो। तुमने न सिर्फ इस पहेली को सुलझाया, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया कि किसी भी बात का फैसला करने से पहले हमें उसके नजरिए को समझना चाहिए। जो चीज एक के लिए उल्टी है, वो दूसरे के लिए सीधी हो सकती है। बादशाह ने उस गांव उल्टापुर को शाही खजाने से 100 अशर्फियां इनाम में दी, ताकि वे अपनी ढलान वाली गलियों को थोड़ा बेहतर बना सकें। जब शाही कारवां वापस आगरा लौट रहा था, तो मुल्ला दो प्याजा अपने घोड़े पर सीधे बैठे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्यों मुल्ला जी, अब आदत ठीक हो गई? मुल्ला ने शर्मिंदगी में मुस्कुराते हुए कहा, जी बीरबल, अब मैं समझ गया हूं कि दुनिया सीधी या उल्टी नहीं होती, बस हमारा देखने का नजरिया होता है। और इस तरह उल्टापुर का किस्सा हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गया, जो इस बात की याद दिलाता था कि कभी कभी सबसे बड़ी पहेलियां हमारे सामने ही होती है। बस हमें उन्हें देखने के लिए अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। उस दिन आगरा का दरबार रोज की तरह सज-धज कर तैयार था। रेशमी कालीन बिछे थे। दरबारी अपनी अपनी भव्य पोशाकों में इतरा रहे थे और तानसेन अपने तानपुरे के तार छेड़कर माहौल में संगीत घोलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बादशाह अकबर, जो अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उनके चेहरे पर आज हमेशा की तरह शाही रोब नहीं, बल्कि एक अजीब सी उलझन और गहरी सोच की लकीरें थी। काफी देर की खामोशी के बाद अकबर ने अपनी भारी आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। दरबार में मौजूद मेरे सभी वजीरों, सलाहकारों और अक्लमंदों, आज मैं तुम सबके सामने एक निजी पर सल्तनत के लिए बहुत जरूरी पहेली रखना चाहता हूं। सबके कान खड़े हो गए। जब भी बादशाह कोई पहेली रखते थे, तो दरबार में रोमांच और बुद्धि का एक अनोखा खेल शुरू हो जाता था। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बोले, जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्लाह के करम से मेरे 2 बेटे हैं, शहजादा सलीम और शहजादा मुराद। वे मेरी आंखों के तारे हैं और इस सल्तनत के भविष्य है। उन्होंने एक पल का विराम लिया और फिर वो रहस्यमयी वाक्य कहा जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। लेकिन सच ये है कि मेरे 3 बेटे हैं, पर दिखते केवल 2 ही हैं। ये सुनते ही दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। बादशाह के 3 बेटे? ये कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया जानती है कि अकबर के 2 ही शहजादे हैं। क्या बादशाह का कोई तीसरा नाजायज बेटा है? क्या उन्होंने कोई गुप्त विवाह किया था? क्या कोई शहजादा जन्म के समय ही खो गया था? हजारों सवाल हवा में तैरने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा अपनी नाक हर मामले में घुसाने के लिए तैयार रहते थे, तुरंत खड़े हुए। जहांपनाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमें हमारे तीसरे शहजादे से मिलवाइए। हम उनके स्वागत में पूरे आगरा को दुल्हन की तरह सजा देंगे। क्या उनका नाम शहजादा कबाब है? अकबर ने गुस्से से मुल्ला को घूरा। मुल्ला, अपनी ज़बान को लगाम दो। ये खुशी का नहीं, बल्कि पहेली का विषय है। मेरा तीसरा बेटा है, पर वो कहाँ है, कैसा है, ये मैं खुद नहीं जानता। वो है भी और नहीं भी, वो दिखता भी है और नहीं भी। अब तो मामला और भी उलझ गया। अकबर ने ऐलान किया, मेरी पहेली सीधी है, मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? जो कोई भी इस पहेली को सुलझाएगा और मेरे तीसरे बेटे को ढूंढकर मेरे सामने पेश करेगा, उसे सल्तनत के 5 सबसे अमीर सूबों की जागीर इनाम में दी जाएगी। लेकिन उनकी आवाज में चेतावनी थी। अगर किसी ने इस मामले को लेकर कोई झूठी अफवाह फैलाई या कोई बेतुका जवाब दिया, तो उसे शाही हाथियों के तबेले में 1 महीने तक हाथियों को नहलाने की सजा दी जाएगी।
ये एक खतरनाक खेल था। इनाम जितना बड़ा था, सजा उतनी ही अपमानजनक। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो हैरत थी, न ही उलझन। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो इस पहेली के शब्दों के जाल को भेद कर उसके पीछे छिपे तर्क को देख रहे हों। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? अकबर ने पूछा। क्या तुम मेरे तीसरे बेटे को ढूंढ सकते हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपना, आपके तीसरे बेटे को ढूंढने के लिए मुझे किसी जासूस या सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे ढूंढने के लिए मुझे सिर्फ आपकी, शहजादा सलीम की और शहजादा मुराद की जरूरत पड़ेगी। मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 1 हफ्ते का समय दीजिए। अकबर ने इजाजत दे दी, और इस तरह सल्तनत मुगलिया के इतिहास की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। एक ऐसे शहजादे की खोज जो था भी और नहीं भी। जैसे ही ये खबर दरबार से बाहर निकली, पूरे आगरा में खलबली मच गई। हर कोई बादशाह के गायब बेटे के बारे में बात कर रहा था। इनाम के लालच में सल्तनत के बड़े बड़े जासूस, ज्योतिषी और यहां तक कि आम लोग भी इस खोज में जुट गए। शाही मुख्य जासूस बाज नजर खान ने अपनी टीम को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। उनकी टीम ने हर उस दाई और हकीम से पूछताछ की जो कभी शाही हरम में काम कर चुकी थी। वे हर उस गांव में गए जहां अकबर ने कभी पड़ाव डाला था। नतीजा, उन्हें अकबर नाम के सैकड़ों आम लोग मिले, पर कोई तीसरा शहजादा नहीं मिला। दरबार के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित ताराचंद ने अपनी पोथिया और जन कुंडलियां खंगालनी शुरू कर दी। कई दिनों की गणना के बाद वो दरबार में एक बड़ा सा नक्शा लेकर हाजिर हुए। महाराज, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आपका तीसरा बेटा अग्नि तत्व का है और उसका वास दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो गोलकुंडा की किसी हीरे की खान में गुम हो गया होगा और अब वही पलावड़ा होगा। हमें वहां एक खोजी दल भेजना चाहिए। अकबर ने अपना सिर पीट लिया। पंडित जी, वो मेरा बेटा है, कोई गुम हुआ हीरा नहीं। जाइए और हाथियों की जन कुंडली बनाइए। शायद उनकी किस्मत में शाही स्नान लिखा हो। लेकिन सबसे हास्यास्पद कोशिश मुल्ला 2 प्याजाने की। वो एक दिन दरबार में अपने साथ एक 12-13 साल के लड़के को लेकर आए, जिसके नैनंक्ष थोड़े बहुत अकबर से मिलते जुलते थे। मिल गया जहां पनाह, मिल गया, मुल्ला ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। यह है आपका तीसरा बेटा, शहजादा गुमनाम। मुझे ये मेरे गांव के पास के एक अनाथ आश्रम में मिला। देखिए, इसकी नाक बिल्कुल आपकी तरह शाही है। अकबर ने उस लड़के को गौर से देखा। मुल्ला, इसकी नाक मेरी तरह नहीं, तुम्हारे तोते की चोंच की तरह है। और इसके कान तो देखो, ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने 2 जलेबियां लटका दी हों। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, उस लड़के ने डरते डरते कहा। हो हुजूर, मैं तो एक हलवाई का बेटा हूं। ये मुल्ला जी मुझे जबरदस्ती एक अशरफी का लालच देकर यहां ले आए हैं। ये सुनकर पूरे दरबार में ठहाकों का ऐसा फवारा छूटा कि मुल्ला शर्म से लाल पीले हो गए। अकबर ने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुम्हारी सजा पक्की। आज से तुम हाथियों के नए स्नामंत्री नियुक्त किए जाते हो। इन सब हास्यास्पद कोशिशों के बीच बीरबल बिल्कुल शांत थे। वो न तो कहीं खोज करने गए, न ही उन्होंने किसी ज्योतिषी से सलाह ली। वो अपना ज्यादातर वक्त बादशाह अकबर और दोनों शहजादों के साथ बिताते। वो उनके साथ शिकार पर जाते, उनके साथ खाना खाते और बस उन्हें गौर से देखते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। 1 हफ्ते का समय पूरा होने वाला था। दरबार में बेचैनी बढ़ रही थी। सब जानना चाहते थे कि बीरबल ने क्या ढूंढा। आखिरी दिन बीरबल ने बादशाह से एक अजीब सी गुजारिश की। जहांपना, आपके तीसरे बेटे से मिलने का समय आ गया है, लेकिन उससे मिलने के लिए हमें एक विशेष आयोजन करना होगा। मैं चाहता हूं कि आज शाम यमुना के किनारे शाही बाग में एक भव्य दावत रखी जाए। उस दावत में सिर्फ आप, मैं, शहजादा सलीम
और शहजादा मुराद होंगे, और कोई नहीं। अकबर हैरान थे। सिर्फ हम चार? मेरा तीसरा बेटा कहाँ मिलेगा? वो वही मिलेगा। जहां पनाह, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा, बस आप दावत की तैयारी का हुक्म दीजिए। शाम को यमुना का किनारा हजारों मशालों की रोशनी में नहाया हुआ था। एक खूबसूरत शामियाने के नीचे 4 लोगों के लिए भव्य दस्तरखान बिछाया गया था। अकबर अपने दोनों बेटों के साथ बैठे थे। उनके मन में हजारों सवाल थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके तीसरे बेटे से मिलने से पहले हमें एक छोटा सा खेल खेलना होगा। यह खेल है अगर मैं बादशाह होता। ये कैसा खेल है? शहजादा सलीम ने पूछा, जो अब तक इस रहस्य से ऊब चुके थे। बहुत सरल, बीरबल ने समझाया। आप तीनों को बारी बारी से ये कल्पना करनी है कि अगर आप बादशाह होते तो आप सल्तनत के लिए सबसे पहला काम क्या करते। अकबर मुस्कुराए। उन्हें यह खेल दिलचस्प लगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूं, अकबर ने कहा। अगर मैं आज फिर से बादशाह बनता तो मैं सबसे पहले अपनी सल्तनत की सीमाओं को और फैलाता। मैं पूरी दुनिया को फतह करने का सपना देखता। अब शहजादा सलीम की बारी थी। वो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा, अगर मैं बादशाह होता तो मैं अपनी सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाता। मैं नए हथियार बनवाता और हर सिपाही को बेहतरीन प्रशिक्षण देता। फिर शहजादा मुराद ने कहा, जो अपनी कला और साहित्य की रुचि के लिए प्रसिद्ध थे, अगर मैं बादशाह होता तो मैं आगरा को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाता। मैं आलीशान इमारतें, बाग बगीचे और कला केंद्र बनवाता। तीनों ने अपनी अपनी इच्छाएं बता दी थी। अब वे सब बीरबल की ओर देख रहे थे। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। आप तीनों ने अपनी अपनी सोच बताई। अब मैं आपको आपके तीसरे बेटे यानी तीसरे शहजादे से मिलवाता हूं। अकबर, सलीम और मुराद ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। शामियाने में तो कोई और नहीं था। बीरबल अपनी जगह से उठे। वो उन तीनों के सामने जाकर खड़े हो गए। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज में एक अनोखी गंभीरता लाते हुए कहा, आपका तीसरा बेटा कहीं बाहर नहीं है। वो किसी गांव या किसी खान में नहीं खोया है। वो यही है, हम सबके सामने। उन्होंने अकबर की ओर इशारा किया। आप इस सल्तनत के वर्तमान हैं। जहांपनाह, आप वो मजबूत पेड़ है जिसकी छाव में ये साम्राज्य फल फूल रहा है। आप पहले शहजादे हैं, शहजादा वर्तमान। फिर उन्होंने शहजादा सलीम और शहजादा मुराद की ओर इशारा किया। ये दोनों शहजादे इस सल्तनत के भविष्य। ये दोनों वो शाखाएं हैं जो इस पेड़ को आगे बढ़ाएंगी। आप दोनों दूसरे शहजादे हैं, शहजादा भविष्य। अकबर और दोनों शहजादे हैरान थे। ये कैसी बात थी? अब बीरबल मुस्कुराए। लेकिन जहांपनाह, आपकी पहेली थी कि आपके 3 बेटे हैं। आपने बिल्कुल सच कहा था। हर शासक, हर इंसान, हर सल्तनत के 3 बेटे होते हैं। बीरबल ने अपने पीछे गुजरे हुए वक्त की ओर इशारा किया, जहां अंधेरा था। आपका तीसरा बेटा, जो दिखता नहीं पर हमेशा मौजूद रहता है, वो है आपका अतीत, शहजादा अतीत। बीरबल ने अपनी बात को और साफ किया। आपका अतीत, आपका बचपन, आपकी लड़ाइयां, आपकी जीत, आपकी गलतियां, वो भी तो आपका ही एक हिस्सा है। आपका ही बेटा है। वो मर चुका है, गुजर चुका है, इसलिए वो दिखता नहीं है, पर वो आपके हर फैसले में, आपकी हर याद में जिंदा है। वो हमें सिखाता है, हमें अनुभव देता है। जब आपने दुनिया फतह करने की बात की तो ये आपके अतीत के अनुभव बोल रहे थे। जब शहजादा सलीम ने शक्तिशाली सेना की बात की तो ये उनके अतीत में देखे गए युद्धों का परिणाम था। और जब शहजादा मुराद ने खूबसूरत शहर की बात की तो ये उनके अतीत में देखी गई कला और संस्कृति का प्रभाव था। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, आपका तीसरा बेटा कोई इंसान नहीं बल्कि वक्त है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, यही हर बादशाह के 3 असली बेटे होते हैं।
वर्तमान और भविष्य तो हमें दिखते हैं, पर अतीत जो दिखता नहीं, वही इन दोनों का पिता होता है, वही इन दोनों को बनाता है। आपने इसी दार्शनिक सत्य को एक खूबसूरत पहेली का रूप दिया था। यह सुनकर अकबर, सलीम और मुराद निशब्द हो गए। बीरबल ने एक शाही रहस्य को एक गहरे दार्शनिक सत्य में बदल दिया था। उन्होंने न सिर्फ पहेली सुलझाई, बल्कि उन्हें वक्त की कीमत और अतीत के महत्व का एक अनमोल सबक भी सिखाया। अकबर अपनी जगह से उठे और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। बीरबल, तुम सिर्फ मेरे वजीर नहीं, मेरे गुरु भी हो। तुमने मेरे मन की उलझन को कितनी खूबसूरती से सुलझा दिया। तुम इस सल्तनत के सबसे कीमती हीरे हो। अकबर ने अपना वचन निभाया और बीरबल को 5 सूबों की जागीर इनाम में दी। और मुल्ला दो प्याजा, उन्हें 1 महीने तक हाथियों को नहलाने की सजा मिली, जहां उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को हाथियों की लीद के रूप में बहुत करीब से महसूस किया। यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गया, जो ये याद दिलाता था कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे अंदर ही छिपे होते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए जासूसों की नहीं, बल्कि बीरबल जैसी तर्क शक्ति और गहरी समझ की जरूरत होती है। उस दिन आगरा के दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले 1 हफ्ते से बादशाह अकबर ने एक अनोखी चुप्पी साध रखी थी। वो दरबार में आते, खामोशी से सब कुछ देखते और चले जाते। उनकी इस खामोशी ने दरबारियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। मुल्ला दो प्याजा ने तो यहां तक अफवाह फैला दी थी कि बादशाह ने कोई रहस्यमयी मौनस्त्र हासिल कर लिया है, जिससे वह अपने दुश्मनों को बिना कुछ बोले ही परास्त कर देंगे। आज जब दरबार लगा, तो अकबर ने अपनी उस सप्ताह भर की चुप्पी को एक ऐसे ऐलान से तोड़ा जिसने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। मेरे दरबार के सभी बुद्धिमानों और ज्ञानियों, अकबर की आवाज में एक चुनौती का भाव था। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी हाजिर जवाबी और तुम्हारी चापलूसी से ऊब चुका हूं। मैं एक ऐसी प्रतियोगिता का ऐलान करता हूं जो सल्तनत मुगलिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। सबके कान खड़े हो गए। ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। अकबर ने कहा, कोई भी दरबारी मुझसे किसी भी विषय पर बहस कर सकता है। जो भी मुझे अपनी दलीलों से चुप करा देगा या निरुत्तर कर देगा, उसे मैं अपना सबसे कीमती कोहनूर हीरा इनाम में दूंगा। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। कोहनूर, दुनिया का सबसे कीमती हीरा। हर दरबारी के मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। लेकिन अकबर ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, और उनकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। इस प्रतियोगिता का सिर्फ एक नियम है, एक बहुत ही सरल पर बहुत ही खतरनाक नियम। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली। इस वाद विवाद के दौरान एक जादुई शब्द है। वो शब्द बोलना पूरी तरह से मना है। अगर तुमने ये शब्द कह दिया तो तुम उसी पल हार जाओगे, चाहे तुम्हारी दलीलें कितनी ही मजबूत क्यों न हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। जादुई शब्द, ये कैसा नियम है? मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को सबसे बड़ा वाद विवाचक समझते थे, खड़े हुए। जहांपना, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, पर कृपा करके हमें वो शब्द तो बता दीजिए जिसे हमें नहीं बोलना है। इस पर अकबर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। यही तो इस खेल का असली मजा है मुल्ला। वो शब्द इतना आम है, इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर मैंने तुम्हें वो शब्द बता दिया तो आधा खेल तो वही खत्म हो जाएगा। तुम्हें मुझसे बहस करते हुए खुद ही ये अंदाजा लगाना होगा कि वो कौन सा शब्द हो सकता है और उससे बचना भी होगा। अब तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया और खतरनाक हो गया। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। आपको एक ऐसे दुश्मन से बचना है जिसे आपने देखा ही नहीं। तो कौन है पहला खुशनसीब? अकबर ने ललकारा, जो मुझसे बहस करेगा और कोहिनूर जीतने की कोशिश करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोहिनूर का लालच तो था, पर अपनी इज्जत और नौकरी खोने का डर उससे कहीं ज्यादा था। सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर जाकर टिक गई,
बीरबल। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस बादशाह के इस अनोखे खेल के नियमों को अपने दिमाग में तौल रहे थे। ये सिर्फ एक वाद विवाद नहीं था, ये मनोविज्ञान का एक जाल था, और बीरबल को ऐसे जालों को काटने में मजा आता था। अकबर की चुनौती से ललचाकर कुछ दरबारियों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, और यहीं से दरबार में कॉमेडी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे लोग सालों तक याद रखने वाले थे। पहला शिकार, वजीर खुशामदी लाल। वजीर खुशामदी लाल, जिनका पूरा करियर ही बादशाह की हाँ में हाँ मिलाने पर टिका था, सबसे पहले आगे आए। उनकी रणनीति सीधी थी। वो बादशाह की किसी भी बात का विरोध ही नहीं करेंगे, ताकि कोई नकारात्मक शब्द मुंह से निकले ही नहीं। मैं तैयार हूं, जहां पनाह, उन्होंने कहा। ठीक है वजीर, अकबर ने कहा। तो बहस का विषय यह है कि सल्तनत में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, बादशाह या किसान? वजीर ने तुरंत कहा, इसमें कोई शक ही नहीं, जहां पनाह। आप दिन रात सल्तनत की चिंता में घुले रहते हैं। किसान तो बस बीज बोता है, आप तो पूरी सल्तनत का भविष्य बोते हैं। अकबर मुस्कुराए। लेकिन वजीर, किसान धूप में जलता है, बारिश में भीगता है, मैं तो मखमली गद्दों पर बैठता हूं। ये आपका बपपन है हुजूर, पर आपके दिमाग की गर्मी उस सूरज की गर्मी से कहीं ज्यादा है। वजीर ने मक्खन लगाना जारी रखा। अकबर समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने जाल फेंका। तो वजीर, तुम्हारा यह मानना है कि मैं किसान से बिल्कुल भी कम मेहनत नहीं करता? बिल्कुल, जहां पनाह, आप तो उससे कई गुना ज्यादा। अकबर ने बीच में ही टोका, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि किसान मेहनत नहीं करता? वजीर फंस गए। अगर वह कहते तो किसान का अपमान होता, अगर वो कुछ और कहते तो बादशाह की बात काटनी पड़ती। वो हड़बड़ा गए। मेरा मतलब वो नहीं था, जहां पनाह। मेरा मतलब था कि पकड़े गए। अकबर जोर से चिल्लाए, तुमने वो शब्द कह दिया, तुम हार गए। वजीर खुशामदी लाल का चेहरा देखने लायक था। उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब और कैसे वो जादुई शब्द बोल दिया। उन्हें सजा के तौर पर एक हफ्ते के लिए शाही बगीचे में घास काटने का काम दिया गया। दूसरा शिकार, मुल्ला दो प्याजा। अब मुल्ला दो प्याजा की बारी थी। वो वजीर से ज्यादा चालाक थे। उन्होंने मन में सोच लिया था कि जादुई शब्द जरूर मैं या हार जैसा कोई अहंकार या नकारात्मकता से जुड़ा शब्द होगा। मैं बहस करूंगा, उन्होंने ऐलान किया, और विषय मैं चुनूंगा। विषय है, क्या बीरबल सच में उतने बुद्धिमान हैं जितना उन्हें समझा जाता है? यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने भी मजे लेने के लिए हामी भर दी। मुल्ला ने अपनी दलीलें शुरू की। जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। ज्यादातर मौकों पर वो बस तुक्का लगाते हैं जो सही बैठ जाता है। उनमें कोई असाधारण प्रतिभा है, ऐसा मानने का कोई कारण मुझे दिखता। अकबर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। एक मिनट मुल्ला, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि बीरबल बुद्धिमान नहीं है? मुल्ला सतर्क थे। उन्होंने सोचा, बादशाह मुझे नहीं बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चतुराई से जवाब दिया, मैं ये कहूंगा कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर उतना ऊंचा है जितना एक केवे की उड़ान का। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। अकबर भी मुस्कुराए। ठीक है मुल्ला, तो एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हो? मुल्ला इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो अपनी तारीफ किए बिना कैसे रह सकते थे? उन्होंने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, इसमें कोई संदेह है क्या जहांपनाह? बेशक मैं। अकबर ने फिर टोका, तो तुम ये मानते हो कि बीरबल तुमसे कम बुद्धिमान है? तो क्या ये कहना गलत होगा कि बीरबल की बुद्धि तुम्हारी बुद्धि के बराबर नहीं है? मुल्ला फिर फंस गए। बादशाह ने उन्हें शब्दों के जाल में उलझा दिया था। वो गुस्से और बौखलाहट में अपना आपा खो बैठे। ये आप क्या गोलमोल बातें कर रहे हैं? वो चिल्लाए। नहीं,
बीरबल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उनसे 1000 गुना ज्यादा बुद्धिमान हूं। बस बस बस, अकबर ने ठहाका लगाया। तुम भी हार गए मुल्ला, और अपनी बेवकूफी की वजह से हारे। जाओ और वजीर के साथ मिलकर बगीचे की घास काटो। अब पूरे दरबार में खौफ का माहौल था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बादशाह के सामने आए। कोहिनूर अभी भी अपनी जगह पर था और बादशाह अजेय लग रहे थे। जब कोई और दरबारी आगे नहीं आया तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम्हारे सारे हथियार खत्म हो गए या तुमने बिना लड़े ही हार मान ली? बीरबल अदब से आगे आए। जहां पनाह, हार और जीत का फैसला तो वक्त करता है। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं आपसे वाद विवाद करूंगा। दरबार में फिर से जान आ गई। अब असली मुकाबला होने वाला था। लेकिन मेरी एक शर्त है, बीरबल ने कहा। शर्त? अकबर ने भौं चढ़ाकर कहा। जी जहां पनाह, चूंकि इस खेल के नियम आपने बनाए हैं और जादुई शब्द भी आपके दिमाग में है, तो ये खेल थोड़ा एकतरफा है। बराबरी का मुकाबला करने के लिए मैं चाहता हूं कि बहस का विषय मैं चुनूं। अकबर को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उन्होंने सोचा, बीरबल चाहे कोई भी विषय चुन ले, मैं उसे वो शब्द बोलने पर मजबूर कर ही दूंगा। ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चुनो अपना विषय, अकबर ने कहा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जिसने पूरे खेल की बिसात ही पलट दी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, हमारी बहस का विषय है आप, यानी शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुझसे वो जादुई शब्द कहलवा ही नहीं सकते। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर लोगों को धीरे धीरे बीरबल के चुने हुए विषय की गहराई समझ में आई। ये एक अविश्वसनीय और दुस्साहसी दाव था। बीरबल ने अपनी हार को ही बहस का मुद्दा बना दिया था। अकबर भी एक पल के लिए चौंके, लेकिन फिर वो ठहाका मारकर हंसे। वाह बीरबल, वाह! इसे कहते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, मुझे ये विषय मंजूर है। अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे जीतते हो। असली दिमागी जंग अब शुरू होने वाली थी। खेल शुरू हुआ। अकबर ने अपना पहला वार किया। बीरबल, क्या तुम पूरी तरह से निश्चित हो कि मैं तुमसे वो शब्द नहीं कहलवा सकता? बीरबल ने शांति से जवाब दिया। जहां पनाह, मेरा आत्मविश्वास आपके सम्मान पर आधारित है। उन्होंने हां या तो नहीं से बचते हुए एक गोलमोल जवाब दिया। अकबर ने दूसरा प्रयास किया। अगर मैं अभी तुम्हें हुक्म दूं कि तुम वो शब्द बोलो, वरना तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा, तब क्या तुम बोलोगे? बीरबल मुस्कुराए। एक बादशाह का हुक्म पत्थर की लकीर होता है हुजूर, पर एक बुद्धिमान बादशाह कभी ऐसा हुक्म नहीं देगा जिससे उसकी अपनी ही चुनौती झूठी साबित हो जाए। बीरबल ने फिर से सीधे जवाब से बचते हुए बादशाह के अहंकार पर चोट की। अकबर अब थोड़ा चिढ़ने लगे। उन्होंने हर तरह के सवाल पूछे। क्या आसमान नीला है? बीरबल का जवाब, ईश्वर ने उसे एक खूबसूरत रंग बख्शा है। क्या आग ठंडी होती है? बीरबल का जवाब, उसका स्वभाव गर्मी देना है। जहां पनाह। अकबर समझ गए कि बीरबल को सीधे सवालों से फंसाना नामुमकिन है। वो हर बार एक सकारात्मक या वर्णनात्मक जवाब देकर निकल जाते थे। अकबर को एहसास हुआ कि जब तक वो बीरबल को गुस्सा या बौखलाहट में नहीं लाएंगे, वो नहीं जीत सकते। आखिरकार अकबर ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला किया। बीरबल, ये लुकाछिपी का खेल बंद करो। वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोले। मैं थक गया हूं। मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा है जो अकबर नहीं कर सकता? ये एक सीधा जाल था। अगर बीरबल कहते हां है, तो ये बादशाह की तौहीन होती। अगर वो कुछ और कहते तो फंसने का डर था। लेकिन बीरबल ने इस बार सवाल का जवाब देने की बजाय एक सवाल पूछ लिया। जहां पनाह, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। पर बहस की शुरुआत में ही मुझे एक उलझन हो गई थी। बीरबल ने मासूमियत से कहा।
आप बार बार वो शब्द, जादुई शब्द कह रहे हैं। कहीं मैं गलती से कोई और शब्द बोलकर न हार जाऊं। क्या आप कृपा करके एक बार, सिर्फ एक बार, वो जादुई शब्द मेरे लिए दोहरा देंगे, ताकि मेरे मन का संदेह पूरी तरह से मिट जाए? ये बीरबल का शय और मात वाला दाव था। अकबर, जो बीरबल को फंसाने के जुनून में थे, एक पल के लिए इस सीधे से अनुरोध का मतलब नहीं समझ पाए। उन्होंने बीरबल को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए मुंह खोला। वो शब्द है, और वो अचानक रुक गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर वो बीरबल को वो शब्द बताते, तो उन्हें खुद वो शब्द बोलना पड़ता, और नियम के अनुसार वाद विवाद के दौरान जो भी वो शब्द बोलेगा, वो हार जाएगा। बीरबल ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब बादशाह दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि जवाब देने का मतलब ही था अपनी हार स्वीकार करना। अकबर खामोश हो गए। वो बीरबल को घूरते रहे, जो शांति से मुस्कुरा रहे थे। दरबार में गहरा सन्नाटा था। सब समझ गए थे कि क्या हुआ है। बादशाह निरुत्तर हो चुके थे। काफी देर की खामोशी के बाद अकबर के चेहरे पर गुस्सा गायब हो गया, और उसकी जगह एक शानदार, दिल खोलकर हंसने वाली हंसी ने ले ली। वो इतना हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। हार गया, अकबर ने हंसते हुए कहा। मैं हार गया। वाह बीरबल, वाह! तुमने मुझे मेरे ही खेल में, मेरे ही नियमों से हरा दिया। तुमने वो जादुई शब्द बोला भी नहीं, और मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया, बिना बुलवाए। बीरबल ने झुककर सलाम किया। गुस्ताखी माफ, जहां पनाह। वो जादुई शब्द था नहीं। ये शब्द असहमति, इनकार और नकारात्मकता का प्रतीक है। आपने एक ऐसी बहस रखी जिसमें असहमत होने वाले मुख्य हथियार पर ही पाबंदी लगा दी थी। इस खेल को जीतने का एकमात्र तरीका था खेल के नियमों को ही अपना हथियार बना लेना। अकबर अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने वो बेशकीमती कोहिनूर हीरा उठाकर बीरबल के हाथों में रख दिया। ये आज से तुम्हारा हुआ, बादशाह ने कहा। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार तलवार या शब्द नहीं, बल्कि तर्क होता है। और इस तरह सल्तनत की सबसे अनोखी प्रतियोगिता का अंत हुआ, जहां जीत उस शब्द को न बोलने में थी जो खुद नहीं था। यह किस्सा हमेशा के लिए मुगल दरबार के इतिहास में दर्ज हो गया, जो बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और हाजिर जवाबी का एक और सबूत था। उस हफ्ते आगरा शहर पर एक अजीब और रहस्यमयी महामारी ने हमला कर दिया था। यह कोई आम बीमारी नहीं थी। इसमें न तो किसी को बुखार था, न खांसी, न जुकाम। इस महामारी का सिर्फ एक लक्षण था, लोग अचानक से बेवकूफों जैसी हरकतें करने लगे थे। शहर का सबसे बड़ा साहूकार सेठ धनपत राय अपने खजाने की तिजोरी को ताला लगाने की बजाय उसे जलेबियों से भरने की कोशिश कर रहा था। शाही हकीम साहब मरीज की नब्ज देखने की बजाय तरबूज की नब्ज टटोल रहे थे और कह रहे थे कि तरबूज को बदहजमी हो गई है। यहां तक कि शहर का कोतवाल भी अपने गधे को सिपाही की वर्दी पहनाकर उसे सलामी देना सिखा रहा था। पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ था। लोगों के शरीर तो सही सलामत थे, पर लगता था जैसे किसी ने उनका दिमाग निकाल लिया हो। कामकाज ठप हो गया था। बाजारों में लोग चीजें खरीदने की बजाय बेचने वालों को ही खरीदने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यह मामला बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंच गया। ये हो क्या रहा है? अकबर ने अपने दरबारियों से गरज कर पूछा, क्या आगरा की हवा में कोई बेवकूफी का जहर घुल गया है? हमारे काबिल लोग अचानक से अक्ल के पैदल कैसे हो गए? दरबारी भी परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दरबार में शहर के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों का एक समूह दाखिल हुआ। उनके चेहरे पर गुस्सा, परेशानी और थोड़ी बेवकूफी का मिलाजुला भाव था। जहां पनाह, हम मुजरिम को पकड़ लाए हैं। उनके नेता सेठ धनपत राय, जिन्होंने अब अपनी उंगलियों में जलेबियां पहन रखी थी, ने चिल्लाते हुए कहा, मुजरिम?
कौन है मुजरिम? अकबर ने पूछा। समूह के लोग थोड़ा पीछे हटे और उनके पीछे से जो व्यक्ति प्रकट हुआ उसे देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि मुल्ला दो प्याजा थे। मुल्ला के चेहरे पर घबराहट थी और उन्होंने अपने दोनों हाथों से एक बड़ा सा कपड़े में लिपटा हुआ मटका पकड़ा हुआ था, जैसे वो उनकी सबसे कीमती चीज हो। मुल्ला, तुम? अकबर चौंके। और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? इससे पहले कि मुल्ला कुछ कहते, सेठ धनपत राय ने इल्जाम लगाया। जहांपना, यही है वो शैतान। इसी ने पूरे आगरा शहर का दिमाग चुरा लिया है। ये इल्जाम इतना बेतुका और अविश्वसनीय था कि एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ दरबारी अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगे। दिमाग की चोरी? ये कैसे मुमकिन है? सेठ ने अपनी बात को मजबूत करते हुए कहा। हुजूर, पिछले हफ्ते मुल्ला ने ऐलान किया था कि वो एक ऐसा अक्लमंद अचार बना रहे हैं जिसे खाकर मामूली इंसान भी बीरबल जितना बुद्धिमान बन सकता है। और उस अचार को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें ताजे और तेज दिमागों की जरूरत है। और जब से इन्होंने ये अचार बनाना शुरू किया है तब से पूरे शहर के लोगों का दिमाग गायब हो गया है। ये देखिए। सेठ ने मुल्ला के हाथ से वो मटका छीनने की कोशिश की। इसी मटके में इसने हम सबके दिमागों को चुराकर उनका अचार डाल दिया है। ये दिमाग का डाकू है। अब तो मामला और भी संगीन और हास्यास्पद हो गया था। अकबर ने मुल्ला की ओर देखा, जो डर के मारे कांप रहे थे। मुल्ला, ये क्या बकवास है? क्या ये सच है? मुल्ला ने हकलाते हुए कहा। जहांपनाह, मैंने अचार तो बनाया है, पर मैंने किसी का दिमाग नहीं चुराया। मेरा अचार तो बादाम, अखरोट और जड़ी बूटियों से बना है। लोग तो बस पता नहीं क्यों बेवकूफ बन गए हैं। ये झूठ बोल रहा है। कोतवाल, जिसका गधा अब भी बाहर हिनहिना रहा था, चिल्लाया। मैंने खुद इसे रात में लोगों के सिर के पास कुछ सूंघते हुए देखा था। ये जरूर कोई ऐसा इत्र छिड़कता है जिससे दिमाग उड़कर इसके मटके में आ जाता है। अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया। ये उनकी सल्तनत का सबसे अजीब मुकदमा था। एक तरफ पूरा शहर था जो अपनी अक्ल खो चुका था और दूसरी तरफ मुल्ला दो प्याजा थे जिन पर सामूहिक दिमाग हरण का इल्जाम था। बीरबल, अकबर ने अपनी आखिरी उम्मीद की ओर देखा। मैं तुम्हें इस मुकदमे का जज नियुक्त करता हूं। तुम्हारे पास 3 दिन है। पता लगाऊं कि क्या मुल्ला सच में दिमाग का चोर है या पूरा आगरा ही पागल हो गया है। अगर मुल्ला दोषी साबित हुए तो उन्हें इस मटके समेत मीनार से फेंक दिया जाएगा। बीरबल ने शांति से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर न तो हंसी थी न ही हैरत। उनकी आंखों में एक गहरी विश्लेषणात्मक चमक थी। वो जानते थे कि इस बेवकूफी भरी कहानी के पीछे जरूर कोई गहरा और चालाकी भरा राज छिपा है। बीरबल ने अपनी जांच किसी जासूस या हकीम की तरह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की तरह शुरू की। वो जानते थे कि दिमाग कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे चुराया जा सके। ये जरूर लोगों के वहम या किसी और चीज का नतीजा है। पहला कदम, पीड़ितों से पूछताछ। बीरबल सबसे पहले सेठ धनपत राय के पास गए। सेठ जी, बीरबल ने पूछा, आपको ठीक ठीक याद है कि आपका दिमाग गायब होने से ठीक पहले आप क्या कर रहे थे? सेठ ने अपनी जलेबी वाली उंगली से सिर खुजाते हुए कहा, हां, मुझे याद है। मैं मुल्ला के घर के पास से गुजर रहा था। उनके घर से बड़ी तीखी और अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। मुल्ला इसी मटके में कुछ मिला रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे, आजा दिमाग, आजा, बन जा तू अचार आजा। बस जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे सिर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई और मुझे लगा जैसे मेरे कान से कुछ निकलकर उड़ गया हो। उसके बाद मुझे बस जलेबियां ही अच्छी लगने लगी। बीरबल ने कोतवाल और दूसरे लोगों से भी बात की। सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी। वे सब मुल्ला के घर के पास से गुजरे थे
उन्होंने वो तीखी गंध सूंघी थी और मुल्ला को कुछ बुदबुदाते हुए देखा था, जिसके बाद उन्हें लगा कि उनका दिमाग गायब हो गया है। दूसरा कदम, अपराध स्थल का मुआयना। अब बीरबल मुल्ला दो प्याजा के घर पहुंचे, जिसे अब लोग दिमाग चोर का अड्डा कह रहे थे। मुल्ला तो जेल में थे, पर उनके घर में वो बड़ा सा मटका अभी भी रखा था। जैसे ही बीरबल अंदर गए, एक बहुत ही तेज, खट्टी और थोड़ी सड़ी हुई सी गंध ने उनका स्वागत किया। बीरबल ने मटके का ढक्कन खोला। अंदर एक गहरे भूरे रंग का गाढ़ा लेप जैसा अचार था, जिसमें से वही असहनीय गंध आ रही थी। बीरबल ने थोड़ा सा अचार अपनी उंगली पर लिया, बिना चखे, और उसे गौर से देखा। उसमें पिसे हुए बादाम, अखरोट और कई तरह की जड़ी बूटियां तो थीं, पर एक चीज और थी जो बहुत अजीब थी, कुछ छोटे छोटे सलेटी रंग के दाने। बीरबल ने उन दानों को एक पुड़िया में बांध लिया। फिर उनकी नजर मुल्ला के काम करने वाली मेज पर पड़ी। वहां जड़ी बूटियों की कई किताबें थी, पर एक किताब बाकी सबसे अलग थी। वो हकीमी की किताब नहीं थी, बल्कि तुर्किस्तान के टोनेटोट के नाम की एक पुरानी फटी हुई किताब थी। बीरबल ने वो किताब खोली। एक पन्ने पर निशान लगा हुआ था। उस पन्ने का शीर्षक था, दुश्मन को बेवकूफ बनाने का अचूक नुस्खा। उस नुस्खे में लिखा था, अपने दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए सड़े हुए बिलौटे की जड़, वैलेरियन रूट, को सिरके में मिलाकर एक तीव्र गंध वाला लेप बनाएं। इस गंध से इंसान का मन विचलित हो जाता है और वो कुछ समय के लिए सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अब बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बिलौटे की जड़, ये एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिसकी गंध बिल्लियों को तो बहुत आकर्षित करती थी, पर इंसानों के लिए बहुत अप्रिय और थोड़ी नशीली होती थी। मुल्ला ने अपने अक्लमंद अचार में अक्ल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की अक्ल कम करने के लिए ये जड़ी बूटी मिलाई थी। लेकिन बीरबल का दिमाग अभी भी एक सवाल पर अटका था। इस गंध से लोग थोड़ी देर के लिए भ्रमित तो हो सकते हैं, पर पूरे शहर का दिमाग गायब हो जाए, ये कैसे संभव है? कहानी में अभी भी कोई कड़ी गायब थी, और वो कड़ी उन्हें मिली मुल्ला के एक पड़ोसी से। पड़ोसी ने बताया, वजीर साहब, जब से मुल्ला ने ये अचार बनाना शुरू किया है, उनके घर पर एक अजीब से फकीर का आना जाना लगा हुआ है। वो फकीर रात में आता है और मुल्ला उसे चोरी छिपे कुछ अशर्फिया देता है। फकीर? अब बीरबल को यकीन हो गया कि ये सिर्फ मुल्ला की बेवकूफी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। 3 दिन बाद दरबार फिर से लगा। माहौल में तनाव था। आगरा के लोग, जो अभी भी थोड़ी बहुत बेवकूफी भरी हरकतें कर रहे थे, न्याय का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला 2 प्याजा कटघरे में खड़े कांप रहे थे। हां, बीरबल, अकबर ने कहा, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या मुल्ला ही वो दिमाग का डाकू है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, फैसला सुनाने से पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। उन्होंने सिपाहियों को वो अक्लमंद अचार का मटका लाने का आदेश दिया। मटका लाकर बीच में रख दिया गया। मुल्ला जी, बीरबल ने कहा, आप दावा करते हैं कि ये अचार खाने से इंसान बुद्धिमान हो जाता है, तो क्या आप खुद इसे खाकर अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करेंगे? मुल्ला का चेहरा पीला पड़ गया। मैं मेरा तो पेट खराब है, हुजूर। कोई बात नहीं, बीरबल मुस्कुराए, थोड़ा सा ही चख लीजिए। इससे पहले कि मुल्ला मना करते, बीरबल ने एक चम्मच अचार निकाला और उसे मुल्ला की ओर बढ़ाया। तभी दरबार में एक अप्रत्याशित घटना घटी। भीड़ में से एक दुबला-पतला फकीर, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, अचानक चीख पड़ा, ठहरो, कोई इस अचार को नहीं खाएगा, ये जहरीला है। सब चौंक गए। वो फकीर दौड़कर आगे आया और उसने बीरबल के हाथ से वो चम्मच छीनकर दूर फेंक दिया। ये मुल्ला पागल है, फकीर ने कहा। इसने अक्ल बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों के धोखे में इस अचार में पागल फल का रस मिला दिया है। इसे खाने वाला हमेशा के लिए अपना मानसिक संतुलन खो देगा।
अब तो दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने गुस्से में मुल्ला से पूछा, मुल्ला, ये क्या कह रहा है? मुल्ला, जो अब तक बुरी तरह फंस चुके थे, रोने लगे। मुझे माफ कर दीजिए जहां पनाह, मैं तो बस बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान बनना चाहता था। इसी फकीर ने मुझे ये नुस्खा बेचा था। इसने कहा था कि इससे मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान बन जाऊंगा। अकबर ने सिपाहियों को उस फकीर को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन जब तक सिपाही आगे बढ़ते, वो फकीर किसी बिजली की तेजी से भागा और दरबार के दरवाजे से निकल गया। पकड़ो उसे, अकबर चिल्लाए, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। उसे जाने दीजिए जहां पनाह, असली मुजरिम वो नहीं है। ये कहकर बीरबल ने उस बड़े से मटके का ढक्कन खोला और उसे उल्टा कर दिया। अंदर से भूरे रंग का अचार तो निकला, पर उसके साथ कुछ और भी निकला, सोने की अशर्फियों से भरे हुए कई छोटे छोटे थैले। ये क्या है? अकबर हैरान थे। बीरबल ने अब रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू किया। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी व्याख्या शुरू की। यह मामला दिमाग की चोरी का नहीं, बल्कि शाही खजाने की चोरी का था। और चोर मुल्ला नहीं, बल्कि हमारा शाही खजांची दीवान हरसुख राय है। ये सुनते ही दीवान हरसुख राय, जो दरबार में ही मौजूद थे, का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल ने समझाया, दीवान पिछले कई महीनों से शाही खजाने से थोड़ी थोड़ी अशर्फियां चुरा रहा था। उसे डर था कि जल्द ही हिसाब किताब में उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसे इन अशर्फियों को महल से बाहर निकालने और कहीं छिपाने का एक रास्ता चाहिए था। तभी उसे एक मोहरा मिला, हमारे सीधे सादे और बीरबल से जलने वाले मुल्ला दो प्याजा। दीवान ने फकीर का भेष बदला और मुल्ला को अक्लमंद अचार का लालच दिया। उसने जानबूझकर मुल्ला से उस अचार में बिलौटे की जड़ जैसी बदबूदार चीज मिलवाई, ताकि कोई भी उस मटके के पास न जाए। फिर फकीर के भेष में दीवान रात में मुल्ला के घर आता और चोरी की अशर्फियों को धीरे धीरे उस अचार के मटके में छिपाता जाता। उसकी योजना थी कि जब मटका पूरी तरह भर जाएगा, तो वो अचार खराब हो गया का बहाना बनाकर मुल्ला से वो मटका फिंकवा देगा और फिर उसे बाहर जाकर निकाल लेगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, उनकी योजना में एक गड़बड़ हो गई। बिलौटे की जड़ की गंध और मुल्ला के दिमाग चुराने के बेवकूफाना मंत्र ने मास हिस्टीरिया या सामूहिक वहम को जन्म दे दिया। लोगों ने खुद ही ये मान लिया कि उनका दिमाग चोरी हो गया है और वे सच में वैसी ही हरकतें करने लगे। इस तरह दीवान की चोरी की साजिश एक गायब दिमाग वाले मुकदमे में बदल गई। आज जब मैंने मुल्ला को अचार चखाने की कोशिश की, तो दीवान डर गया। उसे लगा कि अगर किसी ने अचार चखा तो उसके अंदर छिपी अशर्फिया बाहर आ जाएंगी। इसलिए वो खुद को रोकने के लिए फकीर के रूप में सामने आ गया और पागल फल की झूठी कहानी गढ़ दी। बीरबल की व्याख्या इतनी सटीक और तार्किक थी कि दीवान हरसुख राय ने वहीं अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा के लोगों को जब सच्चाई पता चली, तो उनका वहम टूट गया और उनका गायब हुआ दिमाग धीरे धीरे वापस आने लगा। सेठ धनपत राय ने जलेबिया खाना, पहनना नहीं, शुरू कर दिया और कोतवाल ने अपने गधे को वापस अस्तबल भेज दिया। और मुल्ला दो प्याजा, अकबर ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम चोर तो नहीं, पर बेवकूफ जरूर हो। तुम्हारी सजा यह है कि तुम इस पूरे अक्लमंद अचार को बिना अशर्फियों के खुद खाओगे, ताकि आगे से तुम दूसरों का नहीं, बल्कि अपना दिमाग तेज करने की कोशिश करो। और इस तरह सल्तनत का सबसे अजीब मुकदमा खत्म हुआ, जिसने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा चोर वो नहीं जो सोना चुराता है, बल्कि वह है जो लोगों के मन